नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर। मैं हूं आपके साथ अंजीत और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। हर साल की तरह इस साल भी त्योहारों का सीजन करीब आने पर आईबी ने अलर्ट जारी किया है कि मंदिरों पर आतंकी हमला हो सकता है। पिछले एक महीने से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि आईएसआईएस भी यूपी में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि मंदिरों की सुरक्षा को लेकर यूपी पुलिस की तैयारी आखिर क्या है। सवाल केंद्र से है कि सिर्फ अलर्ट जारी करने से कैसे होगी सुरक्षा। अगर कोई सशस्त्र आतंकी हमला हुआ तो कितनी तैयार है पुलिस। त्योहारों का सीजन करीब है और अब लश्कर के आतंकी देश के प्रमुख मंदिरों पर हमले की योजना बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर परिसर, वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर, मुंबई में सिद्धिविनायक, अहमदाबाद में जगन्नाथ मंदिर और दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर आतंकियों के निशाने पर है। वाराणसी और अयोध्या के अलावा भी यूपी के कई बड़े मंदिर आतंकियों के निशाने पर हैं। आईबी और रॉ ने लश्कर के 7 फोन कॉल्स इंटरसेप्ट किए हैं, जिसके मुताबिक आतंकी संगठन लश्कर मंदिर पर आतंकी हमले की योजना बना रहा है। इसके लिए हिंदुस्तान में आतंकियों की घुसपैठ कराने की भी कोशिश की जा रही है। इससे पहले खुफिया एजेंसियों ने अगस्त के महीने में यह इनपुट दिया था कि इस्लामिक स्टेट यानी आईएसआईएस खाड़ी देशों और अफगानिस्तान से पश्चिमी यूपी की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने आए छात्रों का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों में कर सकता है। दिल्ली के करीब मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ और गाजियाबाद में पुलिस को सोशल मीडिया पर पैनी निगाह रखने की हिदायत दी गई है। यूपी में सोशल मीडिया की वजह से सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। 6 सितंबर को मेरठ के लाल कुर्ते इलाके में सांप्रदायिक तनाव भड़क उठा। 5 सितंबर को आगरा के शमशाबाद में भी सोशल मीडिया पर टिप्पणी के बाद सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बन गई थी। इतना ही नहीं, खुफिया एजेंसियों के सर्वे के मुताबिक इंटरनेट पर आईएसआईएस शब्द को खोजने वाले सबसे ज्यादा युवा जम्मू और कश्मीर में हैं। दूसरे नंबर पर असम है और तीसरे पर उत्तर प्रदेश का नंबर है। यूपी के अखबारों को खंगालें तो हर रोज कहीं ना कहीं सांप्रदायिक तनाव की खबरें देखने को मिलती हैं। ऐसे में आंतरिक सुरक्षा यूपी पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन रही है। सवाल यह है कि क्या यूपी आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। तो अलर्ट जारी हुआ है, आतंकी निशाने पर है मंदिर। ऐसे में न्यूज स्टेट के कुछ अहम सवाल हैं और इन्हीं सवालों पर आज बात होगी। सवाल मंदिरों की सुरक्षा को लेकर यूपी पुलिस की आखिर तैयारी क्या है। सिर्फ अलर्ट जारी करने से कैसे होगी सुरक्षा, ये भी अहम सवाल है। सशस्त्र आतंकी हमले से निपटने के लिए कितनी तैयार है पुलिस। इसके अलावा सांप्रदायिक हिंसा के बढ़ते मामले और आईबी का अलर्ट कितना बड़ा खतरा है। ये कुछ अहम सवाल हैं जिन पर आज बात होगी। और आपको बता दें कि इस खास मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब। आपका बहुत स्वागत है विक्रम सिंह साहब। इसके अलावा हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता कीर्तिनिधि पांडे थोड़ी देर में जुड़ेंगे और मनोज मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। विक्रम सिंह साहब, सबसे पहले आपके पास कितनी तैयार है उत्तर प्रदेश पुलिस। जिस तरीके से लगातार आईबी का अलर्ट निकल करके सामने आ रहा है, आईबी बार बार अलर्ट जारी करती है कि खतरा है, आतंकी खतरा है, मंदिर निशाने पर है, कितने तैयार हैं हम। की इंटेलिजेंस इनपुट अपने में बहुत महत्व नहीं रखती हैं, क्योंकि ये सब जानते हैं कि हमारे पूजा स्थल, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, उनके ऊपर
आतंकियों का आक्रमण हो सकता है। आवश्यक क्या है कि स्पेसिफिक इनपुट दिए जाने चाहिए। अगर ये सूचना अपुष्ट है तो इसको डेवलप करके परिष्कृत करके आप तक पहुंचाया जाए। यूपी पुलिस का गौरवमयी इतिहास रहा है। हमारी एसटीएफ और एटीएस ने जब कभी ऐसे संगठनों ने दुस्साहस किया है तो इनको दोनों खाने, चारों खाने चित्त नहीं, 8 खाने चित्त किया है। आप चाहे संकट मोचन की वारदात लें, आप हनुमानगढ़ी की वारदात लें, इसके पहले जब अल कायदा का वहां पर सहारनपुर में इन्होंने विदेशी नागरिक का अपहरण किया था तो सैयद मोहम्मद उमर शेख न सिर्फ गिरफ्तार हुए थे बल्कि सारे आप जो अपहृत थे उनको सकुशल बरामद किया गया था। आवश्यकता क्या है? एटीएस और एसटीएफ का मनोबल ऊंचा रखें, उनके अधिकारियों को पुरस्कृत करें, अच्छे जो स्वेच्छा से जाना चाहें उनको एसटीएफ और एटीएस में नियुक्त करें। और अभिसूचना संकलन पे अगर आप निर्भर रहेंगे, केवल आईबी ही आपको देगी, तो आप गलत दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं। सूचना संकलन सबसे अच्छा थाना स्तर पे हो सकता है, चौकी स्तर पे हो सकता है। उसके लिए अपने अधिकारियों कर्मचारियों को अगर आप प्रशिक्षित करें तो जितनी बातें आपने अपने इंट्रोडक्शन में दी हैं कि ISIS पे कौन ज्यादा लॉगिन कर रहा है, बाहरी तत्व कौन है, बांग्लादेश और पाकिस्तान नेपाल के जरिए कहां से किसके पास धन आ रहा है, किसके यहां लापता पाकिस्तान नागरिक या फेक इंडियन करेंसी ज्यादा बरामद हो रही है, इसकी सूचना, इसका डेटाबेस तैयार रखें। क्योंकि ये जो आतताई हैं, आतंकी हैं, ये अंतरिक्ष से नहीं आएंगे, नेपाल के जरिए, बांग्लादेश के जरिए ये बॉर्डर क्रॉस करके आएंगे। और अगर आपका अभिसूचना संकलन उपयुक्त है, आप इनको बहुत करारा जवाब दे सकते हैं। इसके लिए जरूरी है तैयारी, आंतरिक प्रशिक्षण, और अगर दुर्भाग्य से कोई घटना होती है तो प्रत्युत्तर तुरंत हो जाना चाहिए। मुंबई में जो गलतियां हुई थी उसको दोहराए जाने की जरूरत नहीं है। एक तो होना, और अगर होने का विक्रम सिंह साहब मुझे माफ करेगा, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं चूंकि वक्त बहुत कम होता है। विक्रम सिंह साहब, 2-3 सवाल हैं मेरे, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा। आपने कहा कि एसटीएफ बहुत मजबूत है, पुरस्कृत करने की जरूरत है, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। आपने ये भी कहा कि अधिकारियों के मनोबल को बढ़ाने की जरूरत है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 2-3 चीजें हैं। आप उस प्रदेश की बात कर रहे हैं विक्रम सिंह साहब जहां पर जो 2006 में ब्लास्ट हुआ था, फैजाबाद में, गोरखपुर में, लखनऊ में, सरकार ने कहा हम आतंकियों से केस वापस लेना चाहते हैं। विक्रम सिंह साहब, आप उस प्रदेश की बात कर रहे हैं जहां पर अभी पिछले दिनों बिजनौर में 6 आतंकियों के होने की सूचना थी, उन आतंकियों को पुलिस अभी पकड़ नहीं पाई है। विक्रम सिंह साहब, आप उस ऐसे प्रदेश की बात कर रहे हैं जहां पर हमने कई ऐसी तस्वीरें देखी हैं जहां पर पुलिसकर्मी बंदूक चला ही नहीं पा रहे हैं। ऐसे में आतंकियों से हम कैसे लड़ेंगे? हम कैसे इनपुट उपलब्ध कराएंगे? मैं इस पुलिस बल के साथ 36 साल रहा हूं। ये बड़ा गौरवमयी पुलिस बल है। इसका बहुत अच्छा इतिहास रहा है और इसमें प्रबल संभावनाएं हैं। अगर देश में कहीं पर मुंह तोड़ जवाब दिया है तो यूपी पुलिस ने। लेकिन आप इसको परिपक्व नेतृत्व देंगे। मैंने सांकेतिक रूप में जो बातें कही वो आपने खुल करके कही हैं। आप अगर मनोबल गिरा देंगे, उनके केस वापस लेंगे, उन अधिकारियों जिन्होंने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा लिखाएंगे, तो आप मान के चलिए आप ये लड़ाई हारेंगे। और अगर आप वाकई गंभीर हैं इसमें विजय प्राप्त करने के लिए, तो यह स्पष्ट संकेत देना होगा कि राष्ट्र विरोधी तत्व के लिए कोई स्थान उत्तर प्रदेश में नहीं है। और अगर आपने आने का दुस्साहस किया तो आपको चयन करना होगा जेल में या ऊपर जाने में। जाना आपको एक न एक जगह जरूर है। अगर आपने ये कड़ा संदेश नहीं दिया तो आप मुंह की खाएंगे, और संजरपुर जाके तीर्थ स्थल बना देंगे तो भी आप मुंह की खाएंगे। ये चयन आपको करना है। लेकिन अगर आपने चयन कर लिया कि आप आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे, तो इन सब चीजों की तरफ पीठ करके आप पुलिस बल की पीठ पे हाथ रखिए और फिर देखिए यही पुलिस बल आसमान से तारे तोड़ के लाके आपको देगा। ठीक है। कीर्तिनिधि पांडे जी, अब आपके पास, विक्रम सिंह साहब की पूरी बात को आपने सुना होगा, लेकिन आपकी सरकार तो ऐसा करती नहीं है। जी। पुलिस के मनोबल को लगातार गिराने की कोशिश होती है, और जिस प्रदेश में पुलिस के लोग हथियार न चला पाते हों वहां पर आतंकियों से आप कैसे लड़ेंगे जब आप जानते हैं कि खतरा 24 घंटे है? देखिए अंजीत जी, विक्रम सिंह साहब ने कहा कि 36 साल का उनका अनुभव रहा है और उत्तर प्रदेश की पुलिस गौरवमयी पुलिस रही है। और पूर्ण रूप से स्वीकार करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत बहादुर पुलिस है। और मौके पे जान की बाजी लगा करके उत्तर प्रदेश की हिफाजत करना उत्तर प्रदेश पुलिस जानती है। और जहां तक खुफिया अलर्ट का सवाल है, आईबी ने जो अलर्ट जारी किया है
उसके अलर्ट को संज्ञान लेने का काम उत्तर प्रदेश सरकार करेगी, उत्तर प्रदेश के डीजीपी करेंगे और निचले लेवल पे जो विक्रम सिंह साहब कह रहे हैं, निचले लेवल से इस बात की जानकारी इकट्ठा होगी कि इस तरीके की घटनाएं कहां घट सकती हैं। नहीं, और उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत महत्वपूर्ण है। आपने आतंकवाद बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। पूरी बात को नहीं सुना, विक्रम सिंह साहब की पूरी बात को नहीं सुना। उन्होंने कहा कि आप एसटीएफ को सम्मानित करिए, लोगों के मनोबल को बढ़ाइए, पुलिस अधिकारियों की पीठ पर हाथ रखिए, वो आपकी सरकार करती नहीं है। जिन आतंकियों के खिलाफ मुकदमा चलाना चाहिए, पूरी सरकार उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ है, पूरी सरकार उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ है। मुझे बताइए, हम लोग जरूरत पे उनको सम्मानित करने का काम करते हैं। उनके आप मुझे बताइए कि 2006 में, आप तो खुद गोरखपुर से हैं, 2006 में जो आतंकी घटनाएं हुई थी, आपकी सरकार ने कहा हम केस वापस लेते हैं। माननीय हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि जो ये पकड़े गए हैं, ये आप नहीं तय करेंगे कौन आतंकी है, कौन निर्दोष है, ये माननीय अदालत तय करेगी। और क्या अदालत ने टिप्पणी की थी, मैं आगे आपको बताऊंगा। जिस प्रदेश में पुलिस गोलियां न चला पाती हो, वहां पर आप आतंकियों से लड़ने की बात कर रहे हैं साहब। ये आप मानिए कि अभी बहुत तैयारी की जरूरत है। नहीं अंजीत जी, ऐसा नहीं है। एकाध अपवाद की घटना छोड़ दीजिए तो पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी बहादुरी से जरूरत पड़ने पर लड़ने का काम किया, जरूरत जहां पड़ी है। मनोज जी, अब आपके पास आना चाहूंगा मैं। ये अलर्ट से कब तक काम चलता रहेगा? जी हाँ, बताइए मनोज जी, ये अलर्ट से कब तक काम चलता रहेगा? देखिए, आईबी का अलर्ट, रॉ का अलर्ट, मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी सरकार बनने के बाद लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, आपकी सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। मैंने सुना था आपके नेताओं के भाषण जब वो रैलियों में जाते थे, उनका भी जिक्र मैं करूंगा। लेकिन मैं समझना चाहता हूं कि बॉर्डर पे जो कुछ हो रहा है, सीजफायर का उल्लंघन, आतंकी घुसपैठ, पाकिस्तान की तरफ से धमकियां, ये सब ये देश कब तक बर्दाश्त करेगा? देखिए, एक तो कूटनीतिक बात होती है, वो हर समय अखबार और चैनल पर नहीं आती। बिल्कुल ठीक बात है। श्रीमान राजनाथ सिंह जी ने, जो गृह मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि अगर आपको सही स्थिति बॉर्डर की जाननी है तो पाकिस्तान के अखबार देखिए, वहां का टीवी चैनल देखिए। आपको अभी ध्यान होगा, जब एनएसए की वार्ता होने वाली थी, उस समय पाकिस्तान के लोग ये आरोप लगा रहे थे कि बॉर्डर पर भारत गलत सलत कार्रवाइयां कर रहा है, और एक आधार बनाया गया था जो कई अन्य आधार थे, उसके आधार पर। दूसरा रही अलर्ट की बात और उत्तर प्रदेश की तैयारी की बात। तो ये पुलिस की तैयारी का प्रश्न बाद में है, पहले सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति की तैयारी का विषय है। समाजवादी पार्टी की सरकार जब आतंकियों को छुड़ाने के लिए कोर्ट में कहती है कि छोड़ दो, और कोर्ट मना कर देती है, तो उस समाजवादी पार्टी से आतंक के विरुद्ध लड़ने की जो इच्छा शक्ति है, उसका पूरा अभाव दिखता है। और यह अभाव हर स्तर पर दिखता है। विधानसभा में सरकार ने स्वीकार किया कि उत्तर प्रदेश की पुलिस 422 बार पीटी गई। उत्तर प्रदेश की पुलिस 422 बार पीटी गई, ये विधानसभा में। अभी परसों नरसों की बात है, फर्रुखाबाद एटा की बॉर्डर पर सिपाही चेकिंग कर रहे थे तो बदमाश ने गोली मार दी सिपाही को। तो ये हालत, जिस प्रदेश की पुलिस का मनोबल कर दिया गया हो, जिसके अच्छे अधिकारी घरों पर और बैरकों में बिठा दिए गए हो, जिसमें जातिवाद, भाई भतीजावाद, परिवारवाद का बोलबाला हो, जो पुलिस अपनी निष्पक्षता से कम राजनीतिक पक्षता के साथ पक्षधर होने के कारण जानी जाती हो, उस पुलिस से आतंक का सामना कर लेने की अपेक्षा बेमानी है। और यहाँ पर पुलिस की बात बाद में आती, पहले सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति की बात आती है कि समाजवादी पार्टी की सरकार क्या दृढ़ इच्छा शक्ति से आतंकवाद की जो संभावनाएं हैं उसका सामना करने को तैयार है। फिर मैं इलाहाबाद जाऊंगा। कीर्तिनिधि जी, एक छोटा सा रिएक्शन, फिर मुझे इलाहाबाद जाना है। अंजीत जी, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, जो मनोज जी कह रहे हैं, सरकार पूरी तरह से दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आतंकवाद के खिलाफ खड़ी है। और आतंकवाद की घटनाएं जो अगर बढ़ने की संभावनाएं हैं देश के अंदर, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जिम्मेदार है, इनकी सरकार जिम्मेदार है केंद्र की। हमको याद है वो दिन जब देश के अंदर लोकसभा के चुनाव हो रहे थे अंजीत जी, तो उस समय मोदी जी देश के अंदर सभी सभाओं में कहते थे कि अगर देश के अंदर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो नरेंद्र मोदी न किसी को आंख दिखा के बात करेगा, न किसी से आंख झुका के बात करेगा, सिर्फ और सिर्फ आंख मिला के बात करेगा। सरकार जम्मू कश्मीर में किसके साथ बनाए हैं? उन लोगों के साथ बनाए जहां इनकी सरकार बनने के बाद लगातार पाकिस्तान और आईएसआई के झंडे लहराए जा रहे हैं। उन लोगों के साथ जब इनकी सरकार में सीजफायर के कितने बार उल्लंघन हुए, कितने बार उल्लंघन हुए। और ये बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी के नेता देश के रक्षा मंत्री रहे, जरूरत पड़े मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया था देश के सिपाहियों ने। मनोज जी, छोटा सा रिएक्शन। मनोज जी। अंजीत जी,
अंजीत जी जो ये कह रहे हैं कलानिधि पांडे, ये डेमोक्रेसी का अपमान कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जनता ने तय किया है, भारतीय जनता पार्टी ने तय नहीं किया। वहां की जनता अगर किसी को इलेक्टेड मेंबर बना के भेजती है, आप गठबंधन बना के लड़े थे क्या चुनाव? आप गठबंधन के साथ चुनाव लड़े थे? नहीं, आप बताइए, क्या देखिए गठबंधन की बात है, आपने आतंकियों के मुकदमे, आपने पांडे जी आतंकियों के मुकदमे वापस करने की बात करी थी, जिसका माननीय उच्च न्यायालय विरोध किया था। आप आतंकियों को जनता का समर्थन माना जाए, आप अपराधियों आपने सरकार बनाने के लिए, सत्ता के लिए उत्तर प्रदेश में गलत नीतियों लोगों के साथ गठबंधन कर दिया। के आधार पर राजनीति करते हैं, संरक्षण आपसे जो सवाल का जवाब दीजिए, गठबंधन जम्मू कश्मीर में आपका पहले था कि बाद में बनाया गया कि आपकी कोई नैतिकता है, तो ये गलत है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। देखिए बहुत गंभीर मसला है, बल्कि हर अंग का बहुत गंभीर मसला है मनोज जी और कीर्तिनिधि पांडे जी, बहुत गंभीर मसला है। और ये भी देखिए हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे थे किस तरीके से इंटरनेट पर ISIS को खोजा जा रहा है। असम नंबर 2 पर है, इसके अलावा नंबर 3 पर उत्तर प्रदेश का ही नंबर आ जाता है। विक्रम सिंह साहब एक और जिक्र कर रहे थे कि वो कह रहे थे कि कम से कम इस पर भी नजर रखनी चाहिए। जम्मू और कश्मीर में नंबर 1 है ये, इस पर भी जिक्र करना चाहिए। मानवेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगा, इलाहाबाद में चूंकि आप मौजूद हैं, सुरक्षा इंतजाम कैसे हैं, क्या देख पा रहे हैं आप, अगर आप हमें भी बताएं। जी, इस वक्त हम इलाहाबाद में सिविल लाइंस के हनुमान मंदिर पे हैं। ये शहर का सबसे बड़ा हनुमान मंदिर है, जहाँ पर लोगों की बहुत भारी भीड़ इकट्ठा होती है, खासकर अगर शनिवार और मंगलवार की बात करें। लेकिन अभी स्थिति ये है कि मंदिर के किसी भी दरवाजे पर ना कोई पुलिस वाला है, ना कोई चेक करने वाला है, ना कोई पूछने वाला है। मेटल डिटेक्टर लगा है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं, खामियां हैं, जो हम ये कह सकते हैं कि कमियां हैं सुरक्षा में। मंदिर के प्रबंधक हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए कि मंदिर के नाम पर एक पुलिस चौकी बन गई, हनुमान मंदिर चौकी, लेकिन यहाँ पर कोई पुलिस वाला नहीं दिखाई दे। पुलिस वाला नहीं है, पुलिस चौकी बनी हुई है लेकिन कोई एक आदमी नहीं है, ना इंस्पेक्टर है, ना कोई इंचार्ज है, ना कोई सिपाही है। मंदिर की व्यवस्था है, मंदिर का गार्ड है, वो अपना देखता रहता है, सारी व्यवस्था बनाए रखता है। प्रशासन की ओर से एक पैसे कहीं सुविधा नहीं है, और जो आते भी हैं घूम घाम चले जाते हैं, दिखाई भी नहीं पड़ते कब आए कब चले गए। डिटेक्टर लगा हुआ है, उसको न कोई चेक करने वाला है, न कोई देखने वाला है। असला लोग लगा आते हैं, चले जाते हैं, पिस्टल लगा। चलिए मानवेंद्र बने रहिए। कुल मिलाकर के सुरक्षा के इंतजाम इलाहाबाद में नहीं है, जिस जगह की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ये भी ग्राफिक्स के जरिए आपको बता दें कि किस तरीके से हिंसा की घटनाएं उत्तर प्रदेश में लगातार होती रही हैं। विक्रम सिंह साहब, एक बार फिर से आपके पास आना चाहेंगे। हमने ग्राफिक्स के जरिए बताया कि ISIS को खोजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश उसमें तीसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर जम्मू कश्मीर है, इसके बाद असम का नंबर आता है, फिर उत्तर प्रदेश है। आपने शुरू में ही कहा था इस पर नजर रखनी होगी। क्या प्रशासन इस पर नजर रख पा रहा है? क्या प्रशासन को फुर्सत है नजर रखने की? मैं आपके माध्यम से एक पुस्तक का रेफरेंस दे रहा हूं। जेसिका स्टर्न विश्व की मानी हुई सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने ISIS पे बहुत काम किया है। उनकी एक पुस्तक है ISIS, किस प्रकार वो हमारे युवाओं को विश्व भर में और भारत में भी उनको गुमराह करती है, वर्गलाती है, धन का प्रलोभन देती है, धर्म के नाम पर उनको गुमराह करती है और ब्लैकमेल करती है। उसको पहले पढ़ें। और किस प्रकार चैट रूम्स बना करके और अपने को एक तरीके से सैनिटाइज करके युवाओं को भारत में, बांग्लादेश में और विश्व भर में वर्गला रही है। इसके बारे में ये बहुत चिंता का विषय है। और वो टेक्नोलॉजी से जब तक आप पूरी तरह से परिपूर्ण न हो, आप इसमें हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे। आप तब करेंगे जब वो स्टेज 3 में आप आ जाएंगे। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से कि जेसिका स्टर्न की ISIS, जितने भी पुलिस अधिकारी देख रहे हैं, IAS अधिकारी देख रहे हैं, पुलिस अधिकारी देख रहे हैं, इस पुस्तक को देखें और पढ़ें। और उसमें दिए हुए जो भयानक और खौफनाक जो उनके मोडस ऑपरेंडाई हैं, उसको समझें और उसके बारे में रणनीति और कार्य योजना तैयार करें। ऐसा नहीं है, मुख्य सचिव जी के कार्यालय में मैंने सुना है बैठक हुई थी, उसमें निर्णय लिए गए, उसको सार्वजनिक भले ही न किया गया, लेकिन एक जागरूकता दृष्टिगोचर हुई, जो कि अच्छी बात है। मेरा दोनों लर्नड पैनलिस्ट से बड़ा विनम्र निवेदन है कि अब देश कुर्बानी मांग रहा है आतताइयों की, आतंकवादियों की। पारस्परिक वाद विवाद न करके अगर सीमा पे हो तो, उत्तर प्रदेश में हो तो, जिसने जहां सा भी कानून को तोड़ करके हमारी अस्मिता को चुनौती दी, उसके विरुद्ध ऐसी कार्रवाई करें जो कि एक नजीर बन जाए। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है। कीर्तिनिधि पांडे जी, एक याद मैं आपको और दिलाना चाहूंगा। जब आपने 2006 में आतंकी घटनाएं जो हुई, 2012 में जब आपकी सरकार आई
तो आपने उन आतंकियों को छोड़ने की बात कही, आपने कहा मुकदमे वापस ले रहे हैं। माननीय अदालत ने यह कहा कि आज आप उनको छोड़ रहे हैं, कल पद्म भूषण देंगे। इतनी तल्ख टिप्पणी आपकी सरकार पर, यह सबक है आपके लिए। लेकिन जो बात विक्रम सिंह साहब कह रहे हैं कि इतने हाईटेक हो चुके हैं और जब तक उस पैरेलल हम नहीं चलेंगे, उससे आगे नहीं चलेंगे, उनको रोक पाना बहुत मुश्किल है। बहुत बारीकी से आपसे समझना चाहता हूं कि आखिर क्या हो रहा है इस देश में। घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, हिंसा घटनाएं उत्तर प्रदेश में बढ़ रही हैं, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं इस पर क्या काम हो रहा है। क्या दृढ़ संकल्प है, सरकार दृढ़ संकल्पित है इसको आगे ठीक करने में? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार में पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संवेदनशील भी हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी भी हैं। और अभी पिछले दिनों 2-3 समस्या है, उस सब का मैं ये बार बार इसलिए कहता हूं कि पूरी तरह संवेदनशील है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके संज्ञान में। मुख्यमंत्री संवेदनशील है, इससे क्या हो जाएगा? कीर्तिनदी पांडे, मुख्यमंत्री संवेदनशील है, इससे क्या हो जाएगा? काम अधिकारियों को करना है। आप मुझे एक बात बताइए, बिजनौर में जो आतंकी थे सिमी, उनको क्यों नहीं पकड़ा गया? जिले तक के अफसर संवेदनशील होंगे। मुझे बताइए ना, जो बिजनौर में आतंकी फरार उनको क्यों नहीं पकड़ा गया? कीर्तिनदी पांडे जी, बिजनौर से जो सिमी के आतंकी फरार हुए उनके क्यों नहीं पकड़ा गया? जो खंडवा से फरार होकर के उत्तर प्रदेश बिजनौर आए थे उनको क्यों नहीं पकड़ा गया? सीधा सवाल का जवाब दे दीजिए। आप बार बार मुख्यमंत्री कह रहे हैं, मुख्यमंत्री संवेदनशील, क्यों नहीं पकड़ा गया? आपके पास क्या इनपुट है? बिना इनपुट के काम करते, सिर्फ भाषणबाजी से काम नहीं चलता। कीर्तिनदी पांडे जी, होती है निश्चित रूप से नहीं, भाषणबाजी नहीं है जी। उत्तर प्रदेश की पुलिस मुझे आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए, उन आतंकियों को क्यों नहीं पकड़ा गया? दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ। और नहीं, दृढ़ इच्छा शक्ति कहां है, वही समझना चाह रहा हूं। दृढ़ इच्छा शक्ति कहां है? उन आतंकियों को क्यों नहीं पकड़ा गया? मैं इतना एक सवाल का जवाब आपसे चाह रहा हूं। उसकी सूचना नहीं कलेक्ट हो पाएगी उस समय, लेकिन सूचना कलेक्ट कौन करेगा? सूचना कलेक्ट कौन करेगा? गिरफ्तारी नहीं होते। सूचना कलेक्ट कौन करेगा? आपकी पुलिस करेगी, क्यों नहीं किया? इसके बाद हमारी पुलिस करेगी, कीर्तिनदी पांडे जी करेगी। लेकिन मुझे बताइए कि बिजनौर के एसपी को बुला करके क्या फटकार लगाई गई? बिजनौर के एसपी एसएसपी से पूछा गया कि आपके जिले से आतंकी फरार हो गए, आपने क्या कदम उठाया? देखिए, क्यों नहीं पूछा गया? आपके जो खुफिया अधिकारी थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई? फटकार सबको लगाई जाती है। बहुत सी बातें जो आप तक नहीं पहुंच पाती हैं जी, चैनल के लोगों तक, मीडिया तक बहुत सी बातें नहीं जा पाती। बहुत अच्छी बात है, लेकिन संज्ञान लिया जाता है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए, इस मामले में किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? मुझे नहीं पता है। विक्रम सिंह, मैं आ रहा हूं कीर्तिनदी पांडे जी। विक्रम सिंह साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, मैं आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। यही यूपी की एसटीएफ और एटीएस सारे हिंदुस्तान के टेररिस्ट को अकाउंट फॉर करती थी, कभी महाराष्ट्र में, कभी कोलकाता में, कभी दिल्ली में, कभी हैदराबाद में। आज हमारे घर में बिजनौर में आतंकवादी के आवागमन हो रहा है और हम उसको निष्क्रिय नहीं कर पा रहे हैं। और कार्रवाई की बात ठीक है, आपकी बात मैंने मान ली, कार्रवाई हुई, लेकिन जो एंड प्रोडक्ट होता है वो तो सामने नहीं आया। वो आतंकी आज तक जो है भूमिगत है, उसके बारे में कार्रवाई नहीं हुई। ये बात जो है बहुत शर्मनाक है कि आतंकवादी खंडवा से भागकर आके पनाह ढूंढता है उत्तर प्रदेश में और हम उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। ये चीज चिंता की बात है और इसमें एक कार्य योजना बना के कार्रवाई करनी होगी। जो नहीं कर सकता है उसको पीछे करें, जो कर सकता है उसको आगे आने दें। कीर्तिनदी पांडे जी, मैं समझ रहा हूं आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है ये जवाब देना, लेकिन मनोज जी, वो आतंकी खंडवा से भागे थे और जेल से निकल करके भागे थे। खंडवा में आपकी सरकार है, कई महीने बीत गए, आपकी सरकार ने भी कोई कार्रवाई नहीं की, उनको नहीं पकड़ पाई। अब आप कहेंगे वो उत्तर प्रदेश में आ गए, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी सरकार की जिम्मेदारी वहां पर खत्म हो गई। देखिए, ये भागे थे, ये सच है, और भागे इस बात का वहां पर पनिशमेंट दिया गया था। अगर आपको ध्यान हो तो संबंधित लोगों पर कार्रवाई हुई थी। सवाल ये है कि अगर भाग गए तो उसके बाद उनका ट्रेस जो है वो यूपी सरकार को बॉर्डर प्रॉब्लम आ जाती है। नहीं, ये कौन जानता था वो बिजनौर में? देखिए, अगर मनोज जी, अगर राजनीति से हट के बात करेंगे ना तो बहुत सारी चीजें आएंगी। पूरा राजनीति से अगर हट के बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें आएंगी। ये कौन जानता था? नहीं, इसमें मैंने स्वीकार किया ना कि देखिए, इसमें अंजीत जी, मैंने स्वीकार किया कि खंडवा से भागी, ये जिम्मेदारी थी खंडवा पुलिस की, वहां की सिक्योरिटी एजेंसीज की, जिनके संरक्षण में वो आतंकवादी भागे थे, जिनको जानकारी हुई बाद में। तो कहने का मतलब ये, इसमें किसी से को
मुक्त नहीं किया जा सकता, ना माफ किया जा सकता जी। लेकिन ये भी सच है कि वो कहां पर हैं और कौन है। रही बात उत्तर प्रदेश की, हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहली बात यह है कि आतंकवाद को सरकार एक समस्या माने। अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार का कोई ऐसा रुख नहीं है कि वो आतंकवाद को एक समस्या मांगे, और जब वो आतंकवाद को समस्या मानेगी तब उसके समाधान की तरफ बढ़ेगी। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की अन्य एजेंसीज आतंकवाद को समस्या नहीं मानती हैं। लेकिन मनोज जी, एक बात आप ये भी समझिए, मनोज जी, आप राजनीति से हटके एक बात ये भी समझिए, विक्रम सिंह साहब ने कहा स्पेसिफिक इनपुट आप दीजिए, कार्रवाई होगी। आईबी का अलर्ट आता है, बार बार आता है, ये मेरी जानकारी में है, लेकिन स्पेसिफिक इनपुट की जरूरत है। पहली चीज, आईबी आपके पास है, रॉ आपके पास है, रक्षा मंत्रालय आपके पास है, खुफिया एजेंसियां आपके पास हैं। कम से कम जो देश की सीमाएं उनकी सुरक्षा पहले हो, फिर अगर देश में आतंकी नहीं आएंगे तो उत्तर प्रदेश में भी नहीं जाएंगे। इस बात को आप समझिए मनोज जी। देखिए, सीमाएं सुरक्षित हैं और सीमाओं पर जितने आतंकवादी जिंदा 2 पकड़ लिए गए, ये मोदी सरकार की उपलब्धि है। जिंदा आतंकवादी पकड़ लेना, बॉर्डर पर मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान के लोग चिल्ला रहे हैं कि भारत के लोग गड़बड़ कर रहे हैं, तो ये साधारण बातें नहीं है, मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है बॉर्डर पर। सैनिक मारे जा रहे हैं बॉर्डर पे, कितने नक्सली हमले में लोग मारे जा रहे हैं, सिपाही, स्पेसिफिक इनपुट दिए जाएंगे, सिपाही मारे जा रहे हैं, वो जरूरत है। हमारे पास वक्त खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज मिश्रा जी, कीर्तिनिधि पांडे जी, मानवेंद्र और विक्रम सिंह साहब, आपका, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन जो अलर्ट जारी किया गया आईबी की तरफ से, उसके बाद सुरक्षा तो बढ़ाई गई है, लेकिन कुछ जगहों की, सारे जगहों की सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई। और एक बात यह भी सच है कि सिर्फ राजनीति से काम नहीं चलेगा, सख्त संदेश देने की जरूरत है। इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ, खबरें लगातार जारी हैं।